पढ़ाने की आदत हो गई है। पढ़ना जो है अगर हमें भी दे दिया जाए ना तो बैठ के पढ़िए तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये इसे पढ़ना तो ना ही समझे, ये बस चर्चा है। इसे हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के अनुभवों को हम लोग शेयर करते हैं। चलिए इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई बातों को किया जाए। अभी तिवारी सर बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं भी कुछ समय सुन रहा था। उसमें कई सारी ऐसी बातें थी जो सर का अनुभव बयान हो रहा था कि सर क्या थे, अभी किस स्थिति में हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, उनका क्या तजुर्बा है। आज सुबह से आप लोगों ने किन किन चीज़ पे चर्चा किया है, जरा मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, तब तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे आज चर्चा हुई। क्योंकि हम प्रधान हैं तो हमारी क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या रूल रेगुलेशन है जिसके आधार पर हम विद्यालय को चलाएंगे, ये बहुत ही समीचीन बातें हुई होगी, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। अब हम लोग कुछ उससे हट के कुछ और बातों पर चर्चा करें, जिसके लिए आपने एक कमीशन का नाम सुना होगा। 1937 ईस्वी में ये कमीशन बना था, वार्धा कमीशन जिसे हम कहते हैं, है ना, वार्धा कमीशन, है ना। हाँ, तो ये कमीशन 1937 में, तो उस कमीशन का अगर होल एंड सोल जो है देखा जाए, उसका उद्देश्य क्या था कि विद्यालयों में बच्चे को व्यवसायिक शिक्षण पे जो है जोड़ दिया जाए, बच्चों में उस व्यवहारिक कौशल का निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे यहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसा ज्ञान लेकर के जाएं कि पढ़ाई के बाद अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो अपने कौशल के बदौलत वह समाज में एक मर्यादित जीवन जी सके। यह उद्देश्य था वार्ता कमीशन का, जो 1937 में आया था। और उसी कमीशन के आधार पे और कुछ गांधी जी के जो अपने विचार थे, उन्होंने बेसिक स्कूल की स्थापना करी थी। आप में से भी कई शिक्षकों ने उस स्कूल को या तो नज़दीक से देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा तो सुना अवश्य होगा। सहरसा में 2-3 जगह पे है वो स्कूल। एक तो अगर सोनबरसा तरफ में कोई होंगे तो सूहत एक जगह है, वहाँ बेसिक स्कूल रन कर रही है। इधर बिहरा में भी वो स्कूल रन कर रहा है, अगर आपने देखा होगा। क्या इसमें से ऐसे कोई हैं जो उस स्कूल में कभी जाने का आपको मौका मिला हो? आप गए हैं सर, आपने क्या देखा सर वहाँ की पढ़ाई और आपके विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है उसमें क्या अंतर क्या लगा है? हाँ हाँ, आइए। अभी सर बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है, बेसिक स्कूल। सभी ब्लॉक में 2-3-4 बेसिक स्कूल होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आपको गवर्नमेंट का ये पॉलिसी था कि बच्चों को टेक्निकल्स, जो भी उस समय में तो टेक्निकल्स बात था नहीं, टेक्निकल रूप से परफॉर्म करना, मतलब क्या, उसको कुछ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे उस समय में कुटीर उद्योग था, उसको मतलब जमीनी स्तर से उसको उठाना, बच्चों को कुछ टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो, ठीक, तो उसके साथ साथ वो चीज़ की भी पढ़ाई होनी चाहिए। इस अवधारणा के साथ बेसिक स्कूल का गठन किया गया था और बच्चे इस क्षेत्र में और आगे बढ़े। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एफएलएस पढ़ा रहे हैं, एफएलएस की हम लोग को दी जाती है, एफएलएस की इसलिए दी जाती है, उसमें आपको ब्रेनिंग प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का समायोजन है। तो मतलब यह है कि दोनों स्कूल के लिए थीम पा सकते हैं कि इसमें कॉमर्शियल साइड का भी एजुकेशन डेवलप होना चाहिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी का भी जो है डेवलप होना चाहिए। अभी ये सर के पास ये क्वेश्चन रेज हुआ कि हम लोग जो अभी वर्तमान शिक्षा कोर्स चलती है, आपको मीडिया से सर प्रॉब्लम आता है, आपको शिक्षा कोर्स पर प्रॉब्लम आती है, हम
बच्चों को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। अभी बहुत सारा टीचर ऐसे बात रेस कर रहे थे, उसमें से हम बच्चों को हटा नहीं पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं। ये सब बेसिक प्रॉब्लम्स आती है। तो वो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बच्चों के मूल रूप से इस शिक्षा का आयोजन किया जाती है, इसलिए बेसिक स्कूल का गठन किया गया है। थैंक यू। सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम शशिभूषण मिश्रा है। मैं प्राइमरी स्कूल ताजपुर में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं नागरिकता विभाग में पोस्टेड था। और सर बहुत अनुभवी आदमी है और सर से हमको सर के साथ काम करने का भी मौका मिला है। जब हम ट्रेनिंग में काम करते थे यहाँ पे पोषण आर्मी पोषण जिला में होती है, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन कंट्रोल हो जाता है 9th 10th 11th 12th का, वहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग रूम इंचार्ज था। सर से उस समय में हमको ठीक है ना इंट्रोड्यूस होने का मौका लगा था। और सर एक बहुत ही प्रभावी HM के रूप में भी जिला में काम कर रहे हैं। इससे हमको भी बहुत कुछ सीखने का मौका लगा है। और अभी तो संतोष से सर क्लास में आवाज़ सर आपने कुछ ज़्यादा ही हमारी प्रशंसा कर दी। अरे सब अपना अपना काम करते हैं, है ना, सभी लोग अपना काम करते हैं। देखिए अभी जो बातें शशिभूषण जी के द्वारा की जा रही थी, बेसिक स्कूल का कंसेप्ट जो है यही है। भले उस दौर में चूँकि जिस समय में गांधी जी थे, क्या गांधी जी के समय में टेक्नोलॉजी का इतना ज़माना तो नहीं रहा होगा ऑब्वियसली। तो उस समय में जो पर्याप्त संसाधन थे, जैसे बच्चों को कुटीर उद्योग का ज्ञान देना, खिलौना निर्माण करने के लिए मोमबत्ती का काम है, मतलब ऐसे काम जो कम संसाधन में और उपलब्ध जो संसाधन है उसके द्वारा उनका निर्माण किया जाए और बच्चे उसमें निपुण हो सके। इसी उद्देश्य से बेसिक स्कूल की स्थापना की गई थी। हालांकि अभी के दौर में अगर उस बेसिक स्कूल को कहा जाए तो जो बात शशिभूषण जी कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे कि अब वो दौर नहीं है कि अब किसी बच्चे को केवल हम मोमबत्ती बनाना सिखाएंगे तो उसे हम स्किल्ड नहीं कहेंगे। उसके लिए उसे डिजिटल जो है लिटरेट हमें बनाना पड़ेगा, है ना। डिजिटल वो लिटरेसी में अपने आप को निपुण हो सके, उसका निर्माण भी कराना अभी का अगर इस स्कूल को एडवांस फॉर्म में देखा जाए तो उसकी परिकल्पना जो है अभी की जा रही है। NEP 2020 में जो है इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय को जो स्कूली शिक्षा दी जा रही है, अब देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बातें आती है कि व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा जो स्कूलों में एक अलग से किसी कोर्स की पढ़ाई की जाए। जैसे कुछ स्कूलों में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू हुई है, जैसे आपके यहाँ जिला में जो जिला गर्ल्स स्कूल या जिला स्कूल, इस दोनों में से किसी में है पढ़ाई। उसी तरीके से अगर RN कॉलेज में आप जाएंगे तो वहाँ ऑटोमोबाइल्स की पढ़ाई जो है की शुरुआत हुई थी, जिसमें 11th 12th हुआ करता था। हालांकि अब तो वहाँ उसको ख़त्म कर दिया गया 11th 12th को। ऐसे और भी कई सारे स्कूल में, बख्तियारपुर में भी कुछ स्कूलों में इस तरह का प्रोविज़न है। तो यहाँ क्या लगता है कि अलग से और एक जो एजुकेशन उसको हम लोग पहले से ही जान रहे हैं, जिसके बारे में सभी लोग अवगत हैं, वह क्या है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ही वह आता है। ITI की पढ़ाई, उसका बेस क्या होता है, मैट्रिकुलेशन, है ना। तो यह देखिए, यह इम्प्लीमेशन कोठारी कमीशन का जब इम्प्लीमेशन 1964 और 66 में ये किया गया था तो उसी समय में उस 2 साल में इसकी परिकल्पना की गई थी। वो दौर वह था कि अलग से हम उसके लिए स्किल बनाएं जो है उसको जॉब ओरिएंटेड, लेकिन NEP 2020 में और उसमें आसमान धरती का फर्क है। यह दुर्भाग्य है। हाँ, संजय कुमार रवि जी कोई है यहाँ क्या? अगर संजय कुमार रवि जी हैं या उनकी कोई जान पहचान के हैं, उन्हें आप कह दीजिए ऑफिस में भी कुछ काम है। खैर आइए हम लोग उसकी बात करें। तो इतने सालों के बाद भी स्थिति क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा का कंसेप्ट वहीं तक सीमित है कि जैसे ही व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है तो दिमाग में आता है कि एक अलग से कुछ पढ़ाई की व्यवस्था हो,
लेकिन NEP 2020 वह नहीं कहता। वह कहता है कि आप स्कूली एजुकेशन में ही उन चीज़ों को डालिए पढ़ाई के साथ साथ ही, ताकि बच्चों में व्यवसायिक कौशल का विकास हो सके। उसे अलग से एक विंग की नहीं पढ़ाई की बात हो रही है, उसे उसके स्किल के अनुसार, उसका जो स्किल है जिसमें उसे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, उसे शुरुआती दौर से ही उन्मुख करिए, ताकि आगे चल के वह एक निश्चित क्षेत्र में ही अपनी सफलता का परचम लगा सके। इसकी बात कही जा रही है। आप अगर अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को कभी पढ़ा होगा या जानने की कोशिश की होगी, तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि 99% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। केवल वहाँ 1% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। किनका एजुकेशन सिस्टम आगे है? हमारे यहाँ क्या स्थिति है? प्राइवेट स्कूल अगर मौका दिया जाए कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे की सारी सुविधा सरकार के द्वारा दे दी जाए, तो सभी बच्चे उधर ही चले जाएंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। आपको अपने देश का डेटा अगर आपने देखने की कोशिश की होगी, तो अगर साउथ इंडिया में जाते हैं आप, तो साउथ इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ के सरकारी स्कूल में बच्चे मिलते ही नहीं। वहाँ जो है इतना ज़्यादा हावी हो गया है हमारा प्राइवेट तंत्र इस पर, तो हम उसे स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। लगता है तौहीन होगी। अगर 5 दूसरे को छोड़िए, अगर 5 शिक्षकों के बीच में बैठे हुए हैं और अगर कोई पूछे कि आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, तो वो कहेगा सहरसा की ही बात कर लें, तो कोई कहेगा कि मेरे बच्चे DAV में पढ़ते हैं, कोई कहेगा कि मेरे बच्चे शांति मिशन में पढ़ते हैं, कोई कहेगा कि बुद्धा पब्लिक में पढ़ते हैं, कोई कहेगा जो अलग अलग स्कूल है। और अगर आपका बच्चा उस बीच में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जबकि हम सब जो है रोटी किसकी खाते हैं? सरकारी स्कूल। तो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि प्राइवेट एजुकेशन इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है कि आम लोग जो है उसे एफर्ट ही नहीं कर सकते हैं। इस कारण से जो है वहाँ कोई ऐसे बिरले ही होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम ही इतना बढ़िया है कि क्यों बच्चा वहाँ जाएगा। तो NEP वही कहती है। NEP अभी जो इतनी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सब ये NEP के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। वो अलग बात है कि आप कोई सरकार उसका वाहवाही ले ले कि हम इसको कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, जबकि ऐसी सत्यता क्या है कि NEP के अकॉर्डिंग है कि आपको जो है हर एक स्कूल में शिक्षक होने चाहिए, उसके साथ साथ उस बिल्डिंग होनी चाहिए, कैंपस होना चाहिए, हर एक स्टाफ होना चाहिए, कितना रेशियो है उस रेशियो पे काम होनी चाहिए। उसके साथ साथ यह भी बात उसमें की जा रही है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को उन्मुख करिए। यह विडंबना है कि हमारे देश में हम 79-80 साल हो गया स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी तक हमारी स्थिति क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा में जहां 1947 में अंग्रेज हमको छोड़ के गए थे, अभी भी हम वहीं के वहीं हैं। स्कूली एजुकेशन की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है। तो NEP कह रही है कि नहीं, उसमें विकास जो है होनी चाहिए, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण से एक कमेटी बनी जो है, जिस कमेटी का नाम था NCVET, है ना, उसका नाम था N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल, V फॉर यानी फॉर वोकेशनल है, फॉर वोकेशनल एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह 2018 में, कब इसका फॉर्मेशन होता है सर? 2018 में।
चूँकि NEP 2020 का निर्माण सबको पता है 2016 से ही बनना शुरू हुआ था, तो उसकी जब ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उसी समय कहा गया कि नहीं, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तो इस पर भी काम किया गया। उसी NCVT के इम्प्लीमेशन के लिए एक और कमेटी बनी जिसे हम ACVT के नाम से जानते हैं। ACVT, यह ACVT है एडवाइजरी कमेटी ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। एडवाइजरी कमेटी ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, यह कमेटी ACVT उसी समय बनती है और नाम से स्पष्ट है, एडवाइजरी है। यह क्या देगी? सलाह देगी। इसने क्या कहा कि NCVT जो वर्क करेगी तो हमारा जो रिकमेंडेशन होगा उस रिकमेंडेशन को वहाँ हम देंगे और सरकार उसके अनुकूल ही काम को आगे बढ़ाएगी। यह देखिए कि गांधी जी की जो शिक्षा थी, तो गांधी जी के शिक्षा में बहुत अच्छा उनकी जो सोच थी, बहुत ही सुदृढ़ सोच थी। जो है उनके अनुसार कि बच्चों के शारीरिक शक्ति के साथ साथ, शारीरिक शक्ति तो सब समझ रहे हैं जो है, वो कह रहे थे कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनके द्वारा बुद्धिपूर्वक, यानी कि अपना मेंटल इम्पोजिशन जो है उसके द्वारा कर्मेंद्रियों के अनुप्रयोग, कर्मेंद्रिय क्या हो गया? आपके हाथ हो गए और साथ साथ आपके सेंस ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए उस वर्क को करे तो उनका मानसिक विकास जो है तीव्र गति से होता है। उन्होंने कहा कि अगर उसका काम किया जाए तो मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और यह जो है जाना पहचाना फैक्ट है। क्यों? आप सब इसमें विश्वास करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग है। इस थ्योरी को सब पढ़े हैं, चाहे DLED में पढ़ा होगा, B.Ed में पढ़ा होगा या फिर अभी हम लोग करते हैं इसको। किसी चीज़ को दे दीजिए बच्चों को करने के लिए, उससे जो सीखता है वह प्रभावी भी है और ज़्यादा दिन तक उसके दिमाग में रहने वाली भी बातें होती हैं। और कभी कभार तो बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बिल्कुल परिकल्पना से ऊपर होता है। हम आपको भी जान के आश्चर्य होगा, जितने भी विज्ञान के क्षेत्र में इन्वेंशन हुए हैं वो वही है, अचानक से ही सडन जो है ऐसा हो गया। आप सबने अलेक्जेंडर वोल्टा का नाम सुना होगा। तो वोल्टा साहब जब वोल्टीय सेल का निर्माण कर रहे थे तो उस समय में उन्होंने कितना बार उस प्रयोग को किया, सब बार असफलता मिल रही थी। लेकिन उसी असफलता में रात को जब वो सोए हुए थे तो भर दिन जो काम करते रहते थे, वो सोने के क्रम में ही उनको आता है कि अगर इस तरीके से अगर आप निर्माण करते हैं तो आपका सेल जो है फंक्शन में आ जाएगा। और सोते हुए ही उठते हैं और उन्होंने वोल्टीय सेल का आविष्कार कर दिया। तो यही बातें गांधी जी का कंसेप्ट था, जिसको अब NEP 2020 में अब लग रहा है कि सच में अगर इस चीज़ को हम हर एक स्टेप बाय स्टेप करें तो वह बहुत ही अच्छा होगा। अब प्रश्न उठता है कि सर आप लोग की क्या भूमिका होगी उसमें? एक प्रधान होने के नाते प्राइमरी शिक्षा में हम उसे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे? आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर आपके यहाँ NCERT के द्वारा बहुत सारे जो किट्स हैं वो किट्स मुहैया कराया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, या FLN किट आपको दिया गया होगा, तो उस किट का वही उद्देश्य है कि बच्चे उसमें जो है खुद से अपना करेंगे और बहुत कुछ इस चीज़ को सीखेंगे। तो प्राइमरी लेवल पे देखिए, अगर किसी बच्चे को आप कोई चीज़ दे दीजिए, कोई खिलौना जो है, तो बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बच्चा वह होता है जो उस खिलौना को बहुत अच्छे तरीके से सहेज करके रखेगा, और एक दूसरे किस्म का बच्चा वह है जैसे ही आप उसे देते हैं वह क्या करता है, उसको खोल खाल तोड़ ताड़ सबको नोच नाच के देखिएगा कैसे चल रहा है। तो किसको आप अच्छा कहेंगे? देखिए, दोनों
अच्छे हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो सहेज रहा है वो गंदा बच्चा है, ऐसी बात नहीं है। वह भी एक्टिव है, उसमें कौन सा सेंस डेवलप है, उसमें उसका वही सेंस डेवलप है कि हमें सामान को सहेज करके रखना है, हमें इसका फिर काम होगा, मम्मा ने ऐसा कहा है कि हमें इसे अच्छे से रखना है। खास करके लड़कियों में ये प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, वो सहेज करके रखना चाहती है आमतौर पे जो है। एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, लड़कों में कम देखा गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च। लड़कों में यह प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती है, स्वभाव से ही होता है। या तो उसका सामाजिक असर होगा कि समाज लड़कों को छूट देता होगा क्या, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, लड़के आए ऐसे मत करो, जो भी कारण रहा हो। लेकिन यह अकॉर्डिंग टू रिसर्च। तो उस स्थिति में दूसरा बच्चा जो है वह जानने के लिए उत्सुक है कि हम उससे, लड़कियां भी करती हैं, कई लड़कियों को भी मैंने देखा है तुरंत खोल खाल के। हमारी एक छोटी सी भतीजी है, वो तुरंत जो है सामान आने के साथ सबसे पहले तोड़ती है, फिर कहती है कि पापा ये ख़त्म हो गया, टूट गया। तो अब देखिए उसी स्टेज में अगर बच्चा जीनियस है, आपने एरोप्लेन दिया उसे, अब उस एरोप्लेन के बारे में वो उसे जानने की कोशिश कर रहा है। हमारा क्या होगा, स्कूली एजुकेशन में वो खिलौना आपको या एफएलएन के लिए इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उसे अलमारी में के ऊपर में सजा के रखेंगे, कोई आए बाहर देखने के लिए हमारे यहाँ आ गया, नहीं। वो बच्चों को दीजिए, टूटेगा तो क्या होगा, आपका जाएगा, सरकार फिर मुहैया कराएगी या फिर आपको फंड दिया जाएगा, उसे खेलने के लिए दीजिए। टूट गया, आप उसे रजिस्टर में लिख दीजिए, बच्चा ने इस्तेमाल किया, टूट गया, आपको उससे नहीं डरना है। आप बच्चे को फ्री छोड़ेंगे ही नहीं, तब वो बच्चा में डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा। तो आप जो है उन्हें दीजिए, उस स्थिति में उसका मानसिक विकास होता है। तो यही कही जा रही है कि आपके पास जो है ढेर सारे विकल्प हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो है आपके यहाँ है, जिनके पिताजी जो है शंकर चौक पे वो फल बेचता है, ऐसा होगा आपके यहाँ, कोई बच्चे हो सकते हैं। अब उन बच्चे को यह पता है कि एक कैरेट में जो है कितना सेब रहता है, उस सेब को जो है इस दर पे पापा खरीद के लाते हैं, अगर थोड़ा एडवांस होगा उसे यह भी पता होगा कि इस दर में खरीद करके, जो घर में बातें होती हैं, बच्चे तो वहीं सीखते हैं जो आप हम चर्चा करते हैं। अगर कोई बच्चा के पिता जो है चर्मकार हैं, वो जूता बनाते हैं, तस्तीनी का काम करते हैं। अब देखिए अगर उनका जो फीलिंग्स है, उनके जो अनुभव है, वो बाकी बच्चों से क्या होगा, बेहतर होगा उस मामले में। अब आप यह नहीं कहेंगे, जैसे मुझे याद है पहले सेशन में ऐसे इसी तरीके से मैं बता रहा था, तो उन्होंने एक शिक्षक खड़ा हो गए और बोले क्या कि जो है सर, तब तो यही हुआ ना कि जिनके पिताजी चर्मकार हैं उनके बच्चे भी चर्मकार बने, जिनके पिताजी फल बेच रहे हैं उनका बच्चा भी फल बेचे। यह कतई नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे यह बताइए कि अगर इसमें से जो लोग आप लोग हैं, इनमें से इन्हीं का बच्चा अगर आगे चल के इंजीनियर बने और लेदर टेक्नोलॉजी का वो कोर्स कर ले और उसमें जो है अच्छा उसको हैंडसम सैलरी है, अच्छा ओहदा है, तो उसमें और जो शंकर चौक पे जो कोई चरखा का काम कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो काम एक ही कर रहे हैं। वह उसका नाम हो गया, लेबल लग गया फलाने इंस्टीट्यूट का लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि उनको जो पैसा बहुत मिल रहा है, उनको 2 लाख रुपये सैलरी है, तो वो एडवांस हो गए। और जिनको जो है हर दिन में 200 रुपया भी नहीं होता है, इस कारण से उन्हें हम इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि वो शंकर चौक पर बैठते हैं। हमें इसी चीज़ को बूस्टअप करना है कि कोई काम जो है सो खराब नहीं है, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, और अभी के क्षेत्र में हर एक चीज़ में व्यवसायिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है। यह कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि अब जिनके पिताजी जो कर रहे हैं, मान लीजिए किन्हीं के पिताजी किसान हैं, तो किसान है तो हो सकता है कि वह
उनके बच्चों को यह प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता होगा। कोई बात नहीं, कोई ऐसे भी होंगे जिनके पिताजी किसान नहीं हैं, लेकिन वो एग्रीकल्चर में जो है वह क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उसमें कुछ अच्छा करें। जो है आपको पता है सर, एग्रीकल्चर के अभी हमारे हिंदुस्तान में लगभग जो है 60 तरह के कोर्स रन कर रहे हैं केवल एग्रीकल्चर फील्ड में। 60 तरह के कोर्सेज हैं जो रन कर रहे हैं। अब आपको यही चीज़ बच्चों में डालना है कि उनका व्यवसायिक दृष्टिकोण इस तरह से डेवलप हो कि भारत जो अभी भी कृषि प्रधान देश है, कृषि को वह दोयम दर्जा ना समझे। मैंने देखा है कई बच्चों को यह कहने में वो साइनेस फील करता है कि मेरे पापा किसान हैं। उनको पूछता हूँ कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो उनका जवाब होता है मेरे पापा तो कुछ भी नहीं करते हैं। मैं पूछता नहीं, कुछ तो करते होंगे जीविकोपार्जन के लिए। हाँ, खेती गृहस्थी कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि समाज ने उसे ऐसा जहर दिया है कि वह जान रहा है कि बिना एग्रीकल्चर का कुछ भी संभव नहीं है, फिर भी उसके दिमाग में क्या है कि एग्रीकल्चर जो है बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसे को देखा जा रहा है कि पैसे की अहमियत है तो हम उसी काम को करेंगे। NEP 2020 यही कहती है कि आप उन बच्चों में उनके व्यवसायिक दृष्टिकोण को दिखाइए कि अरे एग्रीकल्चर फील्ड से ही बच्चा बहुत आगे जा सकता है। उस फील्ड को अपनाने की बात कही जा रही है NEP 2020 में। और एक प्रधान होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि हमारे पास जो विभिन्न संवर्ग के बच्चे आते हैं उन बच्चों को हम इन सब चीज़ों का विकास करें। पहली और दूसरी कक्षा में यही हमें करना है कि बच्चों में यह मोरल हमें डेवलपमेंट करना है, खिलौना से रिलेटेड वर्क हमें करना है। उसके अलावा जो है जब बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में चलेगा, आपके यहाँ तो यहीं तक के बच्चे हैं, 5वीं तक के ही हैं, तो मैं उन्हीं की बात करूँगा, उसके बाद की बात नहीं करूँगा आपसे। तो यहाँ जो है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में हम क्या करेंगे? एक प्रधान होने के नाते आप क्या कर सकते हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण कैसे डेवलप होगा। वहाँ स्कूलों में छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती हैं। पीछे संतोष सर बैठे हुए हैं, हमारे साथ संतोष सर ने काम किया है। हमें याद है कि सर जब हमारे साथ थे तो हम लोगों ने एक बच्चों को कहा कि चलिए आप सब घर में खिलौना बनाते होंगे जो है, तो कहा खिलौना तो बनाते थे, मम्मी लोग बनाती थी, अब हम लोग नहीं बनाते हैं, बनाया खरीद लेते हैं। हमने कहा कि मिट्टी घर के आसपास तो होगी, तो हाँ मिट्टी तो है। हमने कहा कि आप जो है उसी का एक नाम दे दिया गया है स्पेसिफिक, उसे हम क्ले मॉडलिंग बोलते हैं। आप अच्छे खिलौना बनाइए मिट्टी को, और जो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएगा उसे हम पारितोषिक देंगे। अब सभी बच्चों ने अपने अपने अनुसार सुंदर सुंदर जो है कलाकृति बना करके सामने प्रस्तुत किया गया। उसी चीज़ को अगर बड़ा सा हम टेंट लगा करके उसको दिखाएं, 100 पीस में रखते कि हमारे यहाँ के ये बच्चे हैं, तो वह क्या होता कि एक होता कि अरे फलाने विद्यालय में जो है एक क्ले मॉडलिंग का कार्य किया गया, इसमें बच्चों ने ये चीज़ जो है, तो हमें वो चीज़ डेवलप करना है। आगे जो है क्ले मॉडलिंग के बड़े बड़े जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत जो है खास करके मुंबई में, दिल्ली में, उसके लिए जो बृहद आयोजन होता है, लोगों की अपार भीड़ रहती है, और हम आप क्या करते हैं, उस चीज़ को तुच्छ समझ रहे हैं। हमें याद है, हाँ सर यहाँ आ जाएंगे, आवाज़ नहीं आ रही है सर, यहाँ आ जाएंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया कि हम लोगों ने उस स्कूल में बच्चों को चूँकि संसाधन का अभाव था, छोटा तक फिर +2 स्कूल तो था वो, लेकिन कमरे काफ़ी कम थे, 2 ही कमरे थे, उसी में हम लोग सुधर चला रहे थे स्कूल। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा मिट्टी से ही खिलौने बनाए, हम लोगों ने उनको बूस्टर किया। टेरिकोटा स्टाइल, इसको कहते टेरिकोटा आर्ट। तो इत्तेफाक से 2-3 साल पहले मैं बेंगलोर गया था, और वहाँ पे एक बड़ा सा VIP मॉल जैसा था, वो होटल भी था उसमें, रेस्टोरेंट भी था, सब कुछ था उसमें। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया वहाँ पे कि मिट्टी का बना हुआ तवा और इवन की प्रेशर कुकर
बर्तन सब देखे होंगे, वो प्रेशर कुकर जो मिट्टी का बना हुआ था वो काफी अट्रैक्टिव लगा हुआ, काफी महंगा था वो। हाँ, मिट्टी का प्रेशर कुकर बोले कि वाह, इसमें मिट्टी से कितना मतलब किस टेम्परेचर पे बनाया होगा, कैसे बनाया होगा कि उतना प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो मिट्टी का बर्तन का प्रेशर कुकर काफी अट्रैक्टिव लगा हमको। और देखें कि हम अब नेचर के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। कि पहले घरों में मिट्टी के बर्तन में खाना वगैरह बनता था, हम लोग भी बचपन में खाए हुए, हमारे की दादी वगैरह। बाद में एल्युमिनियम आया, स्टील आया, कॉपर आया, मेटल के बर्तन सब आए, लेकिन अब पुनः हम लोग प्रकृति की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, तो सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कैसे जो है मिट्टी वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आपने देखा होगा, अब जो है हमें याद है जब हम लोग छोटे थे तो उस समय में मिट्टी का घड़ा होता था और फ्रिज का ज़माना नहीं था, उसमें पानी ठंडा करके हम लोग पीते थे। आजकल अब क्या हो गया है कि लोग फ्रिज का सहारा लेने लगे, लेकिन यह सत्य है, अभी भी आप उसका पानी पीजिए और फ्रिज का पानी पीजिए। हमारे यहाँ एक फर्क होता है जो सामा चकेवा होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी क्ले मॉडलिंग का किया जाता है, जिसमें मिट्टी से खिलौने बना के उसको एग्रीकल्चर जोड़ा गया है। जी जी। अभी हम लोग इस दौर में आए हैं, वर्ड कहीं ना कहीं छूट गया है। फिर से विद्यालय के दौर में या पढ़ाई के दौर में कहीं दिलाने का प्रोत्साहन किया जाता है, जैसे कि क्ले मॉडलिंग या फिर जो भी आप नाम दें। जी जी जी। लेकिन ये प्राचीन काल से भी हमारे यहाँ मौजूद है, एक वर्ड की रूप से हमारे यहाँ चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? प्रेरणा वर्मा। देखिए, प्रियंका मैम जो कह रही है, धन्यवाद। देखिए, वहाँ दो बातें होती हैं। मुझे याद है कि उस समय में मेरी उम्र 8-9 बरस हो रही होगी जो है। मैंने देखा वहीं सामा चकेवा में मम्मी को कलर जो है, जब सामा बना हुआ था तो रंग बनाते हुए, तो मैंने देखा कि अरे हरा और लाल को मिला रही है और पीला बन रहा है। तो देखिए, आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन, तो आप देखिए एक साथ कितनी चीज़ों का दे रहे हैं। आपने एशियन पेंट का वो देखा होगा डिजाइनिंग, अगर आपने घर में काम कराया होगा तो एशियन पेंट के कितने कलर्स होते हैं? 5000 कलर, 10,000 कलर। तो मुझे आश्चर्य लगता था कि ये 5000 कलर, 10,000 कलर आखिर कैसे बनते हैं? यह क्या है? ये कलर क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत आगे चली गई है। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया होगा तो आपने कलर क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा होगा जो है, आपको जान के आश्चर्य होगा। सहरसा में भी एक आध मशीन है, अगर आप कभी गए होंगे, आपके यहाँ ये अगवानपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ वो मशीन है। आपके डीबी रोड में उसका ऑफिस है, वहाँ वो है मशीन। तो कभी हम जब साइंस प्रोजेक्ट बच्चों को कराते हैं, अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, मास्टर करने के बाद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो है हम करते रहते हैं, अभी भी अच्छा लगता है करना। तो वहाँ जब बच्चों को लेकर के वहाँ गए थे तो वहाँ ये पता चलता है। तो अब देखिए वो सब उसी का एडवांस रूप आ रहा है। जो चीज़ हमारे आपके परंपरा में है उसे हम क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं कि परंपरागत तरीके से ये चली आ रही है। सबके पीछे विज्ञान है, सबके पीछे कर्म को प्रधानता दी गई थी, उसको जोड़ा गया था। और उनका उद्देश्य भले वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल के रूप में व्यवसायिक शिक्षा उस समय में भी मौजूद था। अगर एंशिएंट की बात की जाए तो प्राचीन समय में क्या स्थिति थी? प्राचीन समय में गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो माँ बाप से दूर, और वहाँ जा कर के बच्चे क्या सब सीखते थे? इन्हीं सब बातों को वहाँ सिखाया जाता था। इवन की भिक्षा भी जो है मंगवाई जाती थी। उसका क्या कंसेप्ट था? भिखमंगा बनाया जाता था क्या? नहीं, उनका वह कंसेप्ट था कि एक भिखमंगा भी इसी समाज का अंग होता है। उनकी पीड़ा को आप समझिए, उसका उद्देश्य वह था भिक्षाटन करके जो है, ताकि एक ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है अगर आप कार्यकुशल नहीं होंगे।
तो उद्देश्य वहाँ छिपा हुआ था। तो व्यावसायिक शिक्षा को हम उस अपने स्कूल में तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के लिए जो संसाधन है उसका इस्तेमाल करके हम उसे बता सकते हैं। यहाँ जो है जैसे विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियों की आकृति से अलग अलग तरह के खिलौने बनाना, मोमबत्तियाँ बनाना, इसका निर्माण हम करा सकते हैं कि नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा वो मिथिला पेंटिंग जो है, तो मिथिला पेंटिंग का बहुत बढ़िया वहाँ बच्चे नहीं बना सकते, लेकिन बहुत कुछ तो सीख सकता है। मिथिला आर्ट पेंटिंग जो है ये इतनी बड़ी कला है जो है, उस कला में जो आप कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं वो सभी क्या होता है, वो सभी नेचुरल कलर है। उसमें जो है आर्टिफिशियल कलर का अभी भी जगह नहीं है। अगर मिथिला पेंटिंग को आप देखेंगे तो उसमें आटा जो है वो चावल का, उसका गोबर का जो है, उसके अलावा फूलों की पत्तियों का रस जो है, इस सब से मिलकर के वो बनता है जो है। और इतना बढ़िया होता है कि अगर एक आध पेंटिंग जो 200-500 वर्षों से रखी हुई है अभी तक उसका कलर डिस्कलर नहीं हुआ। मिथिला पेंटिंग की इतनी बड़ी खासियत है। जो एक छोटे जगहों पे मिथिला पेंटिंग हुआ करती थी अभी ग्लोबल है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि विदेशों में अभी भी मिथिला पेंटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ से लोग जाते हैं। इंटरनेशनल जो है आयोजन, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन जगहों पे जा कर के इस कला का प्रदर्शन होता है और मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का जो है नाम ऐसे लिया, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हम अपने बच्चों को उस और उन्मुख कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन जो है वह पेंटिंग में भी अच्छा हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। ऐसे बिरले होते हैं कि वो सब कुछ में अच्छा हो। यह संभव है कि वो पढ़ने में उसे मन नहीं लगता है लेकिन वो मिथिला पेंटिंग इतना बढ़िया करता है कि दिल खुश हो जाता है। तो हमें वही करना है कि पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन उस ओर अगर उन्मुख करें तो आगे आने वाले समय में उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसके 3 रूप हैं। इस तीनों रूप को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके यहाँ व्यावसायिक कौशल बच्चों में जरूर विकसित होगी। पहला है कि जो कोई भी कार्य आप करेंगे वह विभिन्न जीवन रूपों के साथ कार्य करेंगे। जीवन के जो विभिन्न रूप हैं, सर जो बात कर रहे हैं कि बाहर चले जाए, डिस्ट्रैक्शन हमें होता है, कुछ पूछ रहे हैं, अगर है ऐसा चलेगा। पहला है कि विभिन्न जीवन रूपों के साथ कार्य, विभिन्न जीवन रूपों के साथ कार्य। जीवन के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं सर? आप बैठ जाएं सर, खड़े जाएं, बैठ जाएं, थोड़े से सर अपनी मर्यादा का पालन आप खुद करें। जीवन के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं? कभी आप स्कूल क्या है सर? स्कूल तो बहुत बड़ा समाज है, वहाँ समाज के विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं और जितने तरह के लोग वहाँ आ रहे हैं, उनके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, वो सब जीवन का विभिन्न रूप ही है। हो सकता है उसमें से किसी बच्चे के पिताजी श्रमिक हों, किन्हीं के पिताजी ऑफिसर हों, किन्हीं के पिताजी कारपेंटर हों, किन्हीं के पेंटर हों, किन्हीं के हो सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो। यानी विभिन्न स्वरूप जो है ये हो गया जो उनके कार्य कुशलता के आधार पर। दूसरी बातें हैं कि जहाँ उनको आवश्यकता है, जैसे कोई बच्चा जो है वो बाहर निकलेगा और दुकान जाएगा और उसे पता ही नहीं है कि हम 100 रुपया में 10 सामान इस दाम का खरीदेंगे, तो फिर उसमें व्यवसायिक कौशल का विकास हुआ नहीं हुआ। हमें सबसे पहले उस ओर उन्हें उन्मुख करना है कि जीवन के जो विभिन्न रूप है उसको वो आत्मसात कर सकें, साथ साथ जो दैनिक जीवन में काम है उस काम को वो सुचारू रूप से कर सकें। पहली प्राथमिकता हमारी यह होनी चाहिए। दूसरी बातें क्या है कि पदार्थों एवं मशीनों के साथ कार्य। पदार्थ और मशीन 2 बातें हैं। पदार्थ क्या हो गया? जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है। संसाधन क्या होगा? जैसे हमारे आसपास में जो संसाधन है,
हमारे पास क्या क्या संसाधन है सर? क्या सर हमें? हाँ वो हो गया। जैसे हम लोग जिस मिथिला के क्षेत्र में हैं, हमारे पास क्या संसाधन है? यहाँ मिट्टी है, उसके अलावा और कौन से संसाधन हैं? खेती गृहस्थी है, यही हमारा संसाधन है। उसके अलावा कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग वो संसाधन है, और उससे भी जो सबसे बड़ा संसाधन है वह जिसकी प्रचुरता हमारे यहाँ है वह है मानव संसाधन। तो अब इसमें जो है उसका सही और सही दिशा में उपयोग जो है इसके लिए बच्चों को जागृत करना, ये बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य कहाँ जा रहा है इस ओर। और दूसरी बातें हैं जो मशीन के साथ हैं, जैसे अभी शशिभूषण सर कह रहे थे कि अब जो है इस शिक्षा कोर्स पे काम करना है, बच्चों को भले इस शिक्षा कोर्स पे काम नहीं करना है, लेकिन बच्चे को अगर कोई सूचना चाहिए और शिक्षक नहीं है, नहीं कुछ, तो कम से कम अगर उसके घर में एलेक्सा है तो वो एलेक्सा को पूछेगा, एलेक्सा कैन यू टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो तुरंत एलेक्सा जवाब दे देता है। तो उस मशीन के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, गूगल में जाके बच्चा उसमें बोलता है कि मुझे इस चीज़ का प्रश्न का उत्तर चाहिए और जवाब उसके सामने हाजिर होता है। थर्मामीटर, बच्चे को जो है थर्मामीटर का ज्ञान अगर देंगे तो आगे चल के उसके दिमाग में क्या आएगा कि मैं भी आगे चल के डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा। तो इस तरह की जो भी मशीन आपके यहाँ है, जो या फिर उसका प्रोटोटाइप है, अगर हो सकता है कि आपके पास सब संसाधन उपलब्ध तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटोटाइप मॉडल जो है वह स्कूलों में दिया जाता है। अगर नहीं है तो आप एक प्रधान होने के नाते आप खरीद सकते हैं, जो है ना। तो ये बातें जो है, तो दूसरी आवश्यकता जब व्यावसायिक कौशल का हम सोचेंगे विकास करने के लिए, दूसरी बातें ये हो गई। और तीसरा जो है इसको अलग ही है कि उसमें मानवीय सेवाओं के साथ कार्य। अब यहाँ मानवीय सेवा के साथ कार्य क्या होगा, जैसे किस चीज को कौन करेगा। हो सकता है कि प्रियंका मैडम जो है ये बहुत अच्छी है और यह इस चीज में निपुण है कि अपने यहाँ के बच्चों को कराटा अच्छे से सिखा सकती है। एक प्रधान होने के नाते मुझे पता है कि हमारे पास जो मानव रिसोर्स है उसमें ये गुण जो है मौजूद है। शशिभूषण जी बहुत अच्छे हैं और इनमें एक यूनिकनेस जो है कि ये बच्चों को एनसीसी अच्छे से करवा सकते हैं। तो हमने कार्यक्रम असाइन किया कि शशिभूषण जी आप हमारी मदद करें, ये विद्यालय आपका है, ऑर्डर कभी मत दे दो, मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। भाई आपको आदेश जब देंगे ना तो फिर उनको लगता है कि बोझ आप दे रहे हो, उनसे मिल करके काम करिए। अपने जो आप मानव संसाधन है उनके सहयोग से काम करिए। उन्हें कहिए कि विद्यालय हमारा नहीं है, विद्यालय आपका है, आपके साथ हम काम करेंगे। तो किस व्यवसायिक कौशल के लिए कौन उपयुक्त है, अगर इन्हीं को एग्रीकल्चर का अच्छा ज्ञान है तो वह जो है बहुत बढ़िया है। उनको कहिए सर आप बच्चों को इसके लिए प्रेरित करिए। किन्हीं को अगर जो है किसी दूसरे प्रोफेशन का ज्ञान है, कोई कंप्यूटर में लिटरेट है, उनको कहिए कि कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान जो है आप बच्चे को देने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो फिर क्या होता है कि व्यवसायिक कौशल का जो विकास जिसके बारे में NEP 2020 कह रही है वह आपको बहुत ही आगे ले जाएगा। यह देखिए एक और चीज़ भी आप लोगों को कहा गया था बताने के लिए, लेकिन वो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। एक लैब है जिसे हम अटल टिंकरिंग लैब के नाम से जानते हैं। पता नहीं कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। अटल टिंकरिंग लैब, अटल
बिहारी वाजपेयी उनके नाम पर वो अटल रखा गया, अटल टिंकरिंग लैब। यह क्या है, इस लैब में 20 लाख रुपये दिए जाते हैं किसी भी स्कूल को अपना लैब एस्टैब्लिश करने के लिए। यह लैब जो होता है, इस लैब में, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोग उसे नहीं कर सकते अपने यहाँ। वह 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए अभी तक है, लेकिन संभव है कि आगे आने वाले समय में आपके यहाँ भी यह व्यवस्था हो जाए। क्यों? क्योंकि अब देख रहे हैं जो सरकार NEP 2020 में कही जा रही है कि बच्चों को एल्गोरिदम का ज्ञान दीजिए, बच्चे को रोबोटिक्स का ज्ञान दीजिए, बच्चों को जो है प्रोग्रामिंग सिखाइए। तो ये सब जब स्टार्टिंग दौर से होगा, पहली कक्षा से, तभी हमारा भारत समृद्ध होगा, तभी NEP की परिकल्पना सच साबित होगी। तो जब उसकी बात होगी तो वहाँ संभव है कि 1 क्लास से भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी फिलहाल जो योजना है उसके तहत 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल में लैब एस्टैब्लिश करने के लिए आपको 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। उसमें यहाँ वाली बातें नहीं होती है कि 20 लाख रुपया लिए, उसमें से इधर उतना चला गया, उधर उतना चला गया। बोल तो समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक चीज़ कहा नहीं जाएगा। तो और अंततः आपको इतना ही बचा, उसमें जो कुछ रख दीजिए, हमने कर लिया है, ऐसी बातें नहीं होती। वो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार के व्यक्ति आते हैं, आपको केवल जो है अपने स्कूल को जगह मुहैया कराना है कि कहाँ वो लैब एस्टैब्लिश होगा, सारा चीज़ वहाँ से आएगा, वह एस्टैब्लिश करके उनके आदमी आएंगे, आपको सुपुर्द करके चले जाएंगे। वहाँ क्या पढ़ाया जाता है? जब हम लैब की बात करते हैं तो लैब का दिमाग में क्या आता है? लैब मतलब केमिस्ट्री का एक कमरा होगा, उसमें कुछ पर्सनली रखते होंगे, उसमें, है ना, ये दिमाग। लेकिन ऐसी बात नहीं, वहाँ जो लैब है उस लैब में रोबोटिक्स की बात हो रही है, वहाँ जो है वहाँ साइबरनेटिक्स की बात हो रही है, वहाँ डिजिटल जो है सारे काम उसके बारे में बोध हो रहा है, वहाँ IC चिप की बात हो रही है, वहाँ प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, वहाँ कोडिंग की बात होगी, वहाँ जितने सारे आजकल खिलौना बन रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ जो आप कंप्यूटर खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, उसके अंदर जो इतने सारे चिप होते हैं, सिलिकॉन चिप, उसके बारे में वहाँ बताया जाता है, वहाँ ट्रांसफार्मर का ज्ञान दिया जाएगा। तो इस सब तरह की बातों का जो है वहाँ बात हो रही है कि उनके बारे में अपने यहाँ भी जो है कुछ जगहों की गया है, अभी तक उससे स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन आगे संभावना है। जब से ये PM श्री स्कूल होने लगे हैं 6ठी क्लास से 12th तक के लिए, वहाँ है अटल टिंकरिंग लैब, वहाँ निश्चित रूप से एस्टैब्लिश हो। एक प्रधान होने के नाते आप क्या करेंगे, तो आपकी क्या भूमिका होगी? आपके यहाँ तो है नहीं लैब, लेकिन आप कम से कम थ्योरेटिकल नॉलेज ही सही, उससे संबंध में अगर आप ज्ञान देंगे बच्चों को तो उनको आसानी पड़ेगा कि 6ठी क्लास में जब वो बच्चे जाएंगे तो उनके प्रति वो उन्मुख होंगे और फिर जो है विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि जो है आएगी। क्योंकि आगे आने वाला समय विज्ञान का ही युग है और बिना विज्ञान का देश क्या होता है, पीछे हम आ जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी लेकर के अभी भी पीछे क्यों रह रहा है? क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में हमने जो प्राइमरी वर्क है उसमें बहुत कंजूसी की है, प्राइमरी वर्क हमने किया ही नहीं है। हम तो इसी पे विश्वास करते हैं कि पूरी दुनिया में जो बातें हो रही है उसको हम कट पेस्ट कॉपी करके अपना काम कर लें, यही काम हम करते आ रहे हैं। इसी कारण से आप बुक में देखते होंगे इस चीज़ का खोज कहाँ हुआ तो अमेरिका, इसका खोज कहाँ हुआ तो जर्मनी, इसका खोज कहाँ हुआ तो रूस। भारत का नाम कहाँ आता है? जबकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत आगे थी, प्राचीन समय में बहुत आगे थी, लेकिन आधुनिक समय में आते आते हमने उस चीज़ को खोया है। आवश्यकता NEP 2020 में वही की जा रही है कि आगे आने वाले समय में इन सब बातों का विकास हो, लोगों के अंदर एक टेम्परामेंट हो डेवलप, जिसके तहत देश का विकास किया जा सके और उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाना का समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूँगा।
अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।